नमस्ते बच्चों। आज हम विज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि पहेली और बूझो अपनी छुट्टियों में घूमने निकले। वो कभी बर्फ से ढके हिमालय गए तो कभी राजस्थान के गर्म रेगिस्तान, और फिर वो पहुंचे पुरी के सुंदर समुद्र तट पर। अब इतनी अलग अलग जगहों पर घूमने के बाद उनके मन में एक बड़ा सवाल आया। उन्होंने सोचा कि अरे, पहाड़ों के जानवर और पौधे रेगिस्तान वालों से इतने अलग क्यों हैं? और समुद्र के अंदर के जीव जंतु तो बिल्कुल ही अलग हैं। हर जगह के जीव एक दूसरे से इतने भिन्न क्यों होते हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है ना? तो चलिए आज हम सब मिलकर पहेली और बूझो के इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बच्चों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सजीवों का उनके परिवेश यानी उनके आसपास के माहौल से क्या रिश्ता होता है। अच्छा, तो पहला सवाल ये है कि सजीव आखिर रहते कहाँ हैं? अगर आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि सजीव तो हर जगह मौजूद हैं। घर में रखी अलमारी के पीछे एक छोटी सी मकड़ी से लेकर सोचिए, वैज्ञानिकों को तो ज्वालामुखी के मुंह में भी सूक्ष्म जीव मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हर जीव के रहने की एक खास जगह होती है। और यहीं से हमारे आज के पाठ के दो सबसे जरूरी शब्द हमारे सामने आते हैं। पहला है आवास और दूसरा है अनुकूलन। इन दोनों को बहुत ध्यान से समझेगा। आसान भाषा में कहें तो आवास वो जगह है जहां कोई जीव रहता है, और अनुकूलन हमें ये बताता है कि वो जीव उस जगह पर रहने के लिए खुद को कैसे ढालता है। चलिए पहले आवास को ठीक से समझते हैं। आवास का सीधा सा मतलब है वास स्थान, यानी किसी का घर। ये किसी भी पौधे या जानवर का वो पता है जहां उसे जिंदा रहने के लिए हर जरूरी चीज मिलती है, जैसे कि खाना, पानी, हवा और दुश्मनों से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह। अब देखिए, किसी भी आवास के दो तरह के हिस्से होते हैं। एक होते हैं जैव घटक। जैव मतलब जिनमें जान हो, जैसे कि सभी पेड़ पौधे और जानवर। और दूसरे होते हैं अजैव घटक। अजैव मतलब जिनमें जान न हो, जैसे कि चट्टान, मिट्टी, हवा, पानी और सूरज की रोशनी और गर्मी। अब हम अनुकूलन को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखते हैं। यहाँ दो जानवर हैं जो दो बिल्कुल अलग अलग आवासों में रहते हैं। एक तरफ है रेगिस्तान में रहने वाला ऊंट और दूसरी तरफ है पानी में रहने वाली मछली। जरा सोचिए, ये दोनों अपने अपने घर में इतनी आसानी से कैसे रह पाते हैं? चलिए पहले ऊंट को देखते हैं। ऊंट की बनावट ही ऐसी है कि वो रेगिस्तान में आराम से रह सके। सबसे पहली बात, उसके पैर बहुत लंबे होते हैं ताकि उसका शरीर गर्म रेत से काफी ऊपर और दूर रहे। फिर वो बहुत कम मात्रा में मूत्र त्यागता है और उसे पसीना भी नहीं आता। इन सब तरीकों से वो अपने शरीर का पानी बचाता है और इसीलिए वो कई कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। अब जरा मछली को देखिए। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है, मतलब नाव की तरह, जो उसे पानी में तेजी से तैरने में मदद करता है। उसके शरीर पर चिकने शल्क होते हैं जो उसकी सुरक्षा भी करते हैं। उसके चपटे पंख और पूंछ उसे पानी में दिशा बदलने और संतुलन बनाने में मदद करते हैं। और सबसे खास बात, उसके पास गलफड़े यानी गिल्स होते हैं जिनकी मदद से वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस लेती है। तो बच्चों, अब हम समझ सकते हैं कि अनुकूलन क्या है। किसी भी पौधे या जानवर के शरीर में वो खास बनावट या आदतें जो उसे उसके खास आवास में जिंदा रहने में मदद करती हैं, उसे ही अनुकूलन कहते हैं। और ये अनुकूलन कोई एक दो दिन में नहीं आते, बल्कि हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित होते हैं। चलिए अब हमारी एड्यूटेकन की कक्षा में एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि अजैव कारक यानी हवा, पानी, रोशनी जैसी चीजें सजीवों के लिए कितनी जरूरी हैं। हम मूंग के कुछ सूखे बीज लेंगे, उनमें से कुछ को पानी में भिगो कर रख देंगे और फिर उन भीगे हुए बीजों के 4 हिस्से करेंगे। एक हिस्से को धूप में, दूसरे को अंधेरी अलमारी में, तीसरे को फ्रिज में और चौथे को पानी से भरे कटोरे में पूरी तरह डुबो कर रख देंगे। फिर हम कुछ दिन इंतजार करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। जब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ वही बीज अंकुरित हुए, यानी उनमें से पौधा निकला जिन्हें हवा, पानी, प्रकाश और गर्मी सब कुछ सही मात्रा में मिला। बाकी बीज अंकुरित नहीं हुए। तो इस क्रियाकलाप से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि सभी सजीवों को बढ़ने के लिए हवा, पानी, प्रकाश और ऊष्मा जैसे अजैव कारकों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अब जब हम आवास और अनुकूलन के बारे में जान गए हैं, तो चलिए
कुछ अलग अलग आवासों की एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं। हम सबसे पहले कुछ स्थलीय आवासों को देखेंगे, यानी वो आवास जो जमीन पर होते हैं। और हमारी यात्रा शुरू होती है रेगिस्तान से। अच्छा, ऊंट के बारे में तो हमने जान लिया, पर रेगिस्तान में रहने वाले चूहे और सांप जैसे छोटे जानवरों का क्या? उनके पैर तो ऊंट की तरह लंबे नहीं होते, तो वो दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए जमीन के अंदर गहरी बिलों में छिप जाते हैं। और जब रात में मौसम ठंडा हो जाता है, तब वो भोजन की तलाश में बाहर निकलते हैं। ये भी एक तरह का अनुकूलन ही है। अब जानवरों की बात जरा रेगिस्तान के पौधों पर नजर डालते हैं, जैसे कि कैक्टस का पौधा। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पौधे इतने कम पानी वाली जगह पर कैसे जिंदा रह लेते हैं? असल में इनके पास भी पानी बचाने के कई अनोखे तरीके होते हैं। रेगिस्तानी पौधों में या तो पत्तियां होती ही नहीं हैं, या फिर वो कांटों का रूप ले लेती हैं। इससे वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का भाप बनकर उड़ना बहुत कम हो जाता है। इन पौधों का तना मोटा और हरा होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और अपने अंदर पानी भी जमा करके रखता है। और इनकी जड़ें पानी की तलाश में मिट्टी में बहुत बहुत गहराई तक चली जाती हैं। चलिए अब रेगिस्तान की गर्मी से निकलकर एक बिल्कुल अलग और ठंडी जगह की सैर करते हैं, बर्फीले पहाड़ों की। आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर पेड़ अक्सर शंकु के आकार के होते हैं और उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं। उनकी पत्तियां भी सुई की तरह नुकीली होती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जब बर्फ गिरे या बारिश हो तो वो आसानी से फिसलकर नीचे चली जाए और टहनियों पर जमा ना हो। पहाड़ों पर रहने वाले जानवरों में भी ठंड से बचने के लिए खास अनुकूलन होते हैं। जैसे हिम तेंदुए के शरीर पर मोटे फर होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। याक का पूरा शरीर लंबे लंबे बालों से ढका होता है ताकि वो गर्म रह सके। और पहाड़ी बकरी के खुर बहुत मजबूत होते हैं जो उसे पथरीली ढलानों पर आसानी से दौड़ने में मदद करते हैं। अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं घास के मैदानों में। यहाँ हमें शिकारी और शिकार के बीच अनुकूलन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलता है। एक तरफ है शेर जो एक ताकतवर शिकारी है, और दूसरी तरफ है हिरन जो उसका शिकार है। जरा ध्यान से देखिए, शेर का हल्का भूरा रंग उसे सूखी घास में छिपने में मदद करता है। उसकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं, जिससे वो अपने शिकार की सही दूरी का अंदाजा लगा पाता है। वहीं दूसरी तरफ हिरन के कान लंबे होते हैं ताकि वो शिकारी की हल्की सी आहट भी सुन ले, और उसकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं, जिससे वो चारों दिशाओं में देखकर खतरे को महसूस कर सके। तो बच्चों, जमीन के आवासों की यात्रा तो हो गई। अब समय है कुछ जलीय आवासों की सैर करने का, यानी पानी के अंदर की दुनिया देखने का। चलिए, सबसे पहले हम विशाल समुद्र में गोता लगाते हैं। हमने मछली के बारे में तो पहले ही पढ़ा कि उसका शरीर धारा रेखीय होता है। ज्यादातर समुद्री जीवों का शरीर ऐसा ही होता है, लेकिन स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे कुछ जीव हैं जो आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होते। पर मजे की बात यह है कि जब उन्हें तेजी से तैरना होता है तो वो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। वहीं डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ समुद्री जीवों में गलफड़े नहीं होते। वो अपने सिर के ऊपर बने एक छेद से हवा में सांस लेते हैं। समुद्र के अलावा तालाबों और झीलों में भी कई तरह के जीव रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मेंढक। मेंढक एक ऐसा जंतु है जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। उसके पिछले पैर लंबे और मजबूत होते हैं जो उसे जमीन पर छलांग लगाने में मदद करते हैं, और उसके पैरों की उंगलियों के बीच एक झिल्ली होती है जो उसे पानी में तैरने में मदद करती है। तो बच्चों, आज हमने रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों तक और घास के मैदानों से लेकर गहरे समुद्र तक की यात्रा की, और हमने देखा कि हर जीव अपने आवास, अपने घर में रहने के लिए कितने अद्भुत तरीके से अनुकूलित है। ये हमें सिखाता है कि हमारी धरती पर जीवन के कितने अलग अलग रूप हैं, और यही विविधता हमारे ग्रह को इतना खास और सुंदर बनाती है। उम्मीद है आपको आज की कक्षा में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली कक्षा तक अपने आसपास के सजीवों को ध्यान से देखिए।